रूपा, खाना क्यों नहीं खाती? भूख नहीं है भैया। अरे सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, जरा सा खा ले चल। मन नहीं करता भैया। रूपा, बिना खाए जिंदगी कैसे गुजरेगी? कुछ तो खाना होगा। कैसे खाऊं भैया? पता नहीं उन्होंने खाना खाया भी होगा या नहीं। कौन देता होगा उन्हें खाना? भूखे ही रहते होंगे। धन्य धन्य है तुम लोग। अरे वो है कि तेरी जान का दुश्मन बना बैठा है और तू उसकी चिंता में घुली जा रही है। रूपा, अगर तू नहीं खाएगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। भैया आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? एक बहन अपने भाई से यह सवाल कर रही है। अरे अरे मैं तो अपने आप को अभागा समझ रहा हूं कि तुझे जीवन के सुख नहीं दे सका। मैं तो वो बदकिस्मत भाई हूं जो राखी की लाज भी ना निभा रहा हो। भैया मां बाप के मरने के बाद मेरी तो जिम्मेदारी है कि तू खुश रहे, आबाद रहे। पर तेरी खुशियों को तो किसी की नजर लग गई। रूपा, रूपा, मुझसे तेरा यह दुख नहीं देखा जाता। अगर तेरी आंखों में आंसू रहे तो तेरा भाई ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। मैं तुझे उदास नहीं देख सकता रूपा। भैया मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर तू खाएगी नहीं तो मैं कैसे खुश रहूंगा? ठीक है, मैं खाना खाती हूँ बस। जी अरे रूपा, तू अकेली आई है क्या? हाँ। तेरे भाई साहब नहीं आए तेरे साथ? नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ। पूछकर तो आई है ना भाई साहब से। हाँ। तुझे यहाँ आने की आज्ञा दे दी उन्होंने? क्यों नहीं देंगे? बहन भाई के घर थोड़ी ही रह सकती है। नारी का असली घर तो उसके पति का घर होता है। सच कह रही है तू? हाँ। मैं भीतर आ जाऊं? आजा, बस वहीं रुक जा। क्या हुआ जी? बस यहाँ तक ही तेरी सीमा है, इसके आगे तू घर के अंदर नहीं आ सकती। ये आप क्या कह रहे हो? मैं भीतर नहीं आ सकती? भीतर तो आ सकती है मगर मगर क्या? मगर तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? वही बाल काटने वाली शर्त। देखो, आप मुझे दूसरी कोई सजा दे दो, मुझे मारो, आग से मेरा हाथ जला दो, मगर मेरे बाल मत काटो। नहीं रूपा नहीं, तुझे शर्त तो वही माननी पड़ेगी, नहीं तो तुझे वापस जाना होगा। मुझे ऐसी पत्नी बिल्कुल नहीं चाहिए जो पति की जिद पूरी ना करे। ये आपकी जिद है? हाँ, जिद है, जिद। ठीक है, आपका जो जी चाहे करो। ना, जो जी चाहे वो नहीं, मैं तुम्हारे सिर्फ बाल काटूंगा। अगर तुझे इस घर में रहना है तो बोल, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा ऐसी गलती नहीं करूंगी।
दो मुझे। नहीं। तुझे इस घर में रहना है तो बाल तो कटवाने ही पड़ेंगे। मैंने पहले ही ये शर्त रखी थी। रूपा, कहां जा रहे हो रूपा? मैं अपने घर जा रही हूं भैया। अरे पागल हो गई तू रूपा। तुझे मालूम नहीं उसने शर्त रखी है, वो तेरे बाल काट देगा, तेरा अपमान करेगा, साथ में तेरे भाई का भी अपमान होगा, और उसके लिए उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा रूपा। मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं भैया, तुम ऐसा नहीं करोगे। आखिर जो भी है वो मेरे पति हैं। क्या तुम अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दोगे? ये तू क्या कह रही है रूपा? मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ भैया। औरत का सम्मान उसके सुहाग से होता है, पत्नी की इज्जत उसके पति के घर से ही होती है। माँ बाप के घर में रहती हुई लड़की को कोई इज्जत की नजर से नहीं देखता भैया। अरे वो लोग अलग होते हैं जो अपनी पत्नी को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, उसे अर्धांगिनी समझते हैं। पर क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि औरत का जीना और मरना उसके पति के घर में ही होता है? तो क्या मैं जानबूझकर तुझे अंधे कुएं में ढकेल दूं? अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो भैया। मेरी तकदीर में जो लिखा है वही होगा, कोई क्या कर सकता है। अरे तकदीर से पहले तदबीर भी तो करनी चाहिए। इस बार तदबीर काम नहीं आएगी भैया। जरूर आएगी। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, एक नया रास्ता खुलता है। मेरे लिए वहां जाने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं है, एक रास्ता जहां हमें इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्या ऐसी भी कोई जगह है इस दुनिया में? हां है, दरबार। आज शायद ये पहला मौका है कि मियां और बीवी दोनों दरबार में आए हैं। ये अपने किस्म का बहुत ही अनोखा ऐसा मुकदमा है। वैसे मियां बीवी के झगड़े तो होते ही रहते हैं घर घर में। मियां अपनी बीवी को सजा देता है और लोग ये सोचकर खामोश रह जाते हैं कि मियां बीवी का मामला है। लेकिन उदयभान अपनी पत्नी को जो सजा देना चाहता है, ऐसी सजा इससे पहले किसी भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दी थी। हकीम दाना, इस मामले में हम आपकी राय जानना चाहेंगे। जिल्ले इलाही, जैसा कि आपने कहा, यह मामला मियां और बीवी का है और इनकी तरह हर घर में मियां बीवी के झगड़े होते हैं। लेकिन रिश्तेदार इन झगड़ों को बैठकर तय कर लेते हैं और मियां बीवी आपस में बैठ के उस बात का फैसला कर लेते हैं। लेकिन बात पंचायत और दरबार तक तब पहुंचती है जब मामला किसी खतरनाक हद तक पहुंच जाए। वैसे सुनने में यह बात बड़ी मामूली है कि बीवी के हाथों खाने में बाल गिर गया और मियां ने चिढ़कर इस बात का फैसला कर लिया कि वो बीवी के बाल काट देगा। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उसने ऐसा फैसला किया? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो उसने ऐसा फैसला किया? क्योंकि यह बात मामूली नहीं है जिल्ले इलाही। खाने में गिरा बाल अगर पेट में चला जाए तो पेट की बीमारी हो सकती है, इंसान मर सकता है, उसकी मौत हो सकती है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए उदयभान का फैसला बिल्कुल सही है जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, रूपा एक नेक और पतिव्रता स्त्री है। अब खाने में बाल का आ जाना या कंकर का आ जाना तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इससे इंसान को चिढ़ जरूर हो सकती है,
मगर चूंकि इसका अमल अनजाने में होता है, जानबूझकर नहीं, इसलिए इसकी सजा भी मामूली होती है, डांट डपट। कोई कैंची लेकर अपनी पत्नी के बाल नहीं काटता। ऐसी हरकत तो कोई बदमिजाज आदमी नहीं कर सकता है। और अगर किसी औरत के बाल काट दिए जाएं तो शर्मिंदगी से जमीन में गड़ जाती है और किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। ऐसी सूरत में कोई खुददार और गैरतमंद औरत अपनी जान भी दे सकती है। गुस्ताखी मुआफ जिल्ले इलाही, गलती अगर एक बार हो तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराने का मतलब होता है जानबूझ के गलती करना, किसी को ज़हनी तकलीफ पहुंचाना। और अगर सजा का डर है तो फिर यह गलती क्यों? दोनों की दलीलें मां बदौलत ने सुनी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ दलीलों से इस मुकदमे का फैसला तो नहीं हो सकता। इस मुकदमे का फैसला तो तभी हो सकता है जब मुद्दई और मुद्दाअलय दोनों ही किसी समझौते पर जा पहुंचे। और इसलिए मां बदौलत पहले उदयभान से यह पूछना चाहेंगे कि क्या वो अपनी पत्नी की गलती के लिए उसे मुआफ कर सकते हैं। जिले इलाही, कई बार उसकी गलतियों को मैंने मुआफ किया है, आखिर मैं भी इंसान हूं। लेकिन अब मैंने कसम खाई है कि ये औरत अगर मेरे घर आएगी तो मैं उसके बाल जरूर काट दूंगा। चंदन सिंह, तुम क्या चाहते हो? जिले इलाही, मैंने बड़े अरमानों के साथ रूपा की शादी करवाई, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने पति के घर खुश रहे। पर जिले इलाही, उदय भान ने उसे जलील करके अपने घर में रखना चाहा, जो मेरी गैरत को गंवारा नहीं है। मैं अपनी बहन को उसके पास बेइज्जत होने के लिए अब वहां वापस नहीं भेजूंगा। अब हम रूपा का बयान सुनना चाहेंगे। जिले इलाही, मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूं। अग्नि को साक्षी मानकर हमने 7 फेरे लिए थे और वचन दिया था कि साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे, और मैं ये वचन जरूर निभाऊंगी। जिले इलाही, लड़की माँ बाप के घर से डोली में बैठकर पति के घर जाती है और पति के घर से उसकी अर्थी ही निकलती है। मैं अपने घर जरूर जाऊंगी, वो चाहे मुझसे जो भी सुलूक करे, मैं उफ तक नहीं करूंगी। उनकी दी हुई हर सजा मुझे कबूल है। वाह, काबिल मुबारक बात है हमारे हिंदुस्तान की नारी। कुर्बानी और बलिदान की इससे अच्छी मिसाल दुनिया की कोई भी कौम नहीं दे सकती। फिर भी यह मुकदमा जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हो रहा है। यह अदालत इस मुकदमे का सही फैसला नहीं कर पा रही है, या यूं कहें कि यह अदालत आज मजबूर है, बेबस है कि इंसाफ आज इस अदालत से रूठ गया है। तो क्या बीरबल हम ये समझ लें कि दरबार अकबरी में इस मसले का कोई हल नहीं? हम फिर से कहते हैं, अपने दिमाग पर जरा जोर डालो, सोचो कि इंसाफ किस तरह हो सकता है। वरना रूपा के अपने पति के घर जाने के बाद उसके साथ जो होगा वो इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का खून होगा। जिले इलाही, रूपा के साथ इंसाफ होगा, लेकिन बीरबल किस तरह इंसाफ होगा? जिस तरह उदयभान चाहता है। यानी कि उदयभान अपना कर्म करे और कुदरत अपना। जिले इलाही, उदयभान अपनी पत्नी के साथ जो सुलूक करना चाहे वो करे, बेशक करे, लेकिन उसे घर ले जाकर नहीं, यहां दरबार में सबके सामने। जिले इलाही, आप उदयभान को हुक्म दें कि अपना कर्म यहीं इसी दरबार में पूरा करें। उदयभान, तुम अपना कर्म पूरा करो।
बीरबल, ये सब क्या है? जिल्ले-इलाही, ये अर्थी है। लेकिन यहां कौन मरा है? मरा है जिल्ले-इलाही। बीरबल, यहां तो सब जिंदा खड़े हैं। नहीं जिल्ले-इलाही, यहां एक आदमी मरा है। और हम ये कहते हैं बीरबल कि यहां कोई मरा नहीं है। जिल्ले-इलाही, अगर यहां कोई नहीं मरा है तो फिर इस औरत के बाल क्यों काटे जा रहे हैं? क्या मतलब? जिल्ले-इलाही, हिंदू धर्म में उसी औरत के बाल काटे जाते हैं जिसका पति मर गया हो। जिल्ले-इलाही, ये धर्म की बात है, शास्त्रों की बात है, और यही समाज की रीति है। इस औरत के बाल तभी काटे जाएंगे जब इसके पति की लाश इस अर्थी पर होगी। जिल्ले-इलाही, ये धर्म की बात है, ये सभी जानते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो पूछ लीजिए धर्म के पंडितों से। जिल्ले-इलाही, ये बात बिल्कुल सही है। हिंदू औरत के बाल तभी काटे जाते हैं जब उसके पति की मृत्यु हो जाए। जिल्ले-इलाही, ये अर्थी इस औरत के पति की लाश मांग रही है। ये अर्थी इंसाफ मांग रही है। इसे इंसाफ चाहिए। बेशक बीरबल, बेशक इंसाफ होगा। दरबार अकबरी में इंसाफ की मौत नहीं होगी, बल्कि इस अर्थी को लाश देकर आज इंसाफ को जिंदा रखा जाएगा। कहां उदयभान, अब भी तुम अपनी शर्त पर कायम हो? रहम जिल्ले-इलाही रहम, मैं बदले की भावना से पागल हो गया था, अंधा हो गया था। मैं अपनी निर्दोष पत्नी को बेइज्जत करना चाहता था, उसका अपमान करना चाहता था, मगर बीरबल जी ने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दीजिए। उदयभान, मुआफी तुम्हें हमसे नहीं बल्कि उनसे मांगनी है जिनके तुम गुनाहगार हो। चंदन भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों का गुनहगार हूं। आप मुझे जो चाहे वो सजा दीजिए। रूपा, आज मैं पूरे दरबार के सामने तुमसे माफी की भीख मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे क्षमा मांगकर आप मुझे पाप का भागी मत बनाइए। उदयभान, जाओ। मां बदौलत ने तुम्हारा गुनाह मुआफ किया है। रूपा, अब तुम अपने पति के घर बेखौफ होकर जा सकती हो। ठाकुर चंदन सिंह, अब तुम इत्मीनान से बेखौफ होकर अपनी बहन को उसके पति के घर भेज सकते हैं। जिल्ले-इलाही, आपका इंसाफ अमर रहे। इसके लिए हम सबको बीरबल का एहसानमंद होना चाहिए कि इन्होंने एक नामुमकिन बात को मुमकिन बना दिया। हम खास तौर पर बीरबल के मशकूर हैं कि इन्होंने एक पतिव्रता स्त्री को बेइज्जत होने से बचाकर ना सिर्फ दरबार अकबरी को ही बल्कि सारा हिंदुस्तान को जलील होने से बचा लिया। राजा बीरबल! राजा बीरबल!